मेरे स्टूडेंट श्रीमती मौर्य तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल से स्पेक्ट्रा रासायनिक सीरीज या श्रेणी के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो काम में जो आपकी चीज़ आएगी वो यहाँ पर आपके जो लिगेंड्स होते हैं ना वो काम में आएंगे। लिगेंड्स के लिए जनरली क्या बताया गया है कि इन जो लिगेंड्स हैं उनमें जो अपने पढ़े थे कि एक दंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड और एम्फीडेंटेड लिगेंड, वो यहाँ पर क्या है आपके काम आएंगे। तो इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में क्या किया गया है यहाँ पर लिखा गया है। मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी कम, उनकी प्रबलता किस तरह से होगी। यानी अपन इनको कहें कि यहाँ पर लिगेंड है उसकी क्या बना दी, इनकी प्रबलता के आधार पर सीरीज बना दी गई और सीरीज के आधार पर उनको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। और व्यवस्थित कर दिया तो इस आधार पर क्या है कि हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका निर्माण हो गया। इसके लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन दो चीजें एक साथ देखेंगे। एक तो जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ क्या जुड़ेंगे, आपके प्रबल लिगेंड जुड़ेंगे और वो क्या करेंगे, आपके जो आपका कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं ये क्या करेंगे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये उसको निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर जो कक्ष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आगे वाले में जाएंगे या उसी में ही रहेंगे। उसको निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें, मतलब क्या बताया है कि जैसे हम मान लो हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए जो डी कक्षा है उसके लिए बात करते हैं तो क्या बताया गया है कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो क्या करेगा कि जो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें जो आंतरिक डी कक्षक होते हैं, आंतरिक डी कक्षक, ये क्या करता है, उनको पहले भाग लेने के लिए क्या करता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड मजबूर करता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो वो क्या करेगा, डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें अपन बात करें एक तो T2G और एक आपका EG कक्षक है, तो क्या बताया गया है कि जो EG वाला है कक्षक उसको इसमें नहीं जाने देता। मतलब यहाँ पर EG कक्ष में ही क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। तो मेनली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम जो ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर रहे हैं वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में न जाकर क्या करेगा, अपने आप में ही क्या कर लेता है, कक्षकों में युग्मन कर लेता है। सामान्यतः T2G और EG कक्षक अपने को मिलते हैं तो यहाँ पर EG कक्ष वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर युग्मन कर लेते हैं। तो क्या बताया है, आंतरिक डी कक्षक यहाँ पर क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो ये मतलब होता है आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड के अंदर। अब यहाँ पर अपन प्रबल क्षेत्र लिगेंड का जो क्रम है वो देखते हैं कि किस तरह से इसमें जो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लिगेंड है जो यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगे। तो सबसे पहले अपने ध्यान रखना है NH3, मतलब क्या बताया, NH3 क्या करेगा, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और उसके बाद PY pyridine, EN एथिलीन डाइएमीन। इसके बाद बात करें आपके साइनाइड, क्या करेगा, ये भी प्रबल क्षेत्र। और लास्ट वाला आपने कि इसमें कार्बोनिल। कितने लिगेंड है आपके, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जहां भी इनमें से कोई लिगेंड
केंद्रीय धातु आयन के साथ उपस्थित होगा तो वहां पर आंतरिक डी कक्षक है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जहां पर ये उपस्थित होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए क्या होते हैं, आपके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और रहेगा आपके लिगेंड है NO2 नाइट्रो। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आपके परबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अगले कक्षकों में ना जाकर अपने ही कक्षकों में युग्मन प्रदर्शित करता है। तो ये आपके हो गए परबल क्षेत्र लिगेंड। दूसरी बात करते हैं इसी में, दूसरा इसमें जो आपने टर्म आएगी उसका नाम है आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दूसरा आपके इसमें है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से क्या मतलब है कि यहां पर लिगेंड ऐसे उपस्थित होंगे जो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को किसी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब यहां पर जो डी कक्ष हैं जब इनमें उत्तेजन किया जाएगा, ऊर्जा दी जाएगी, तो यहां पर बाहरी जो डी कक्षक है, बाहरी डी कक्षक वो क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेंगे। मतलब अगला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इन्हें खाली रिक्त डी कक्षकों में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। एग्जाम्पल की बात करें, इनमें कौन कौन से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आते हैं, तो इधर देखिए अपन, पहला आयोडीन, ब्रोमीन, अपन हैलाइड भी कह सकते हैं, कोई विशेष नहीं है, ब्रोमीन, सल्फाइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, फ्लोराइड, OH, और आपको हो जाएगा H2, ऑक्जेलिक, और क्या बताया गया है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो डी कक्षक है उसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब बाहरी डी कक्षक वो भाग लेंगे। दूसरी बात, इनकी उपस्थिति भी यही चीज बताती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब ये लिगेंड उपस्थित होंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहाँ पर नहीं हो। क्या चीज है कि जब दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड कहीं पर उपस्थित होते हैं तो सामान्यतः युग्मन उनके द्वारा नहीं किया जाता। मतलब अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो डी कक्षक है, उसमें T2G और आपके Ag कक्षक है, यहां से इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा मिला तो क्या होगा, उत्तेजित हुआ और यहां चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा संभव होता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः इन लिगेंड्स में बाहरी डी कक्षक है वो भाग लेता है। तो ये आपके हो गए प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी में। अब देखो ये जो टॉपिक करवाया है, यहाँ से सवाल तो बहुत कम होता है कि इससे पूछा जाए, या कई बार है जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इस तरह से पूछा भी जा सकता है, लेकिन रेयरली होता है, यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है। अब ये हमारे काम कहाँ आते हैं, तो यहाँ पर ये जो लिगेंड्स मैंने अभी बताए हैं, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र, ये आपको कहाँ काम में आने हैं ये आपके जो अपन बात करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ये क्या है हमारे सबसे ज्यादा काम में आने, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसमें ये हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अब किस तरह से यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इस वीबीटी थ्योरी के अंदर मान लो अपने को कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिया, जैसे हमारे पास ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिया, और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड देने के बाद यहाँ पर वीबीटी है वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करती है। अब अगर यदि हमें ये पता है कि ये किस तरह का लिगेंड है, ये किस तरह का लिगेंड है, और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर किस तरह से होगा, तो उसके बारे में क्या है यहाँ पर हमें पूर्ण जानकारी मिल जाती है कि हाँ ये किस तरह का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो जो डी कक्षक भाग लेंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसकी बात करें तो ये बाद के लिए जिम्मेदार, पहले के लिए जिम्मेदार है, युग्मन करेगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर बात करें लिगेंड तो क्या बताएंगे है कि इलेक्ट्रॉन अगले कक्षकों में जाकर भाग, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्या करती हैं कि आपकी जो वीबीटी थ्योरी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, उसको समझने में, उसको जानने में, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं वीबीटी या अपनी वैदिक संयोजकता बंध सिद्धांत। अब बात करने वाले हैं अपन संयोजकता बंध सिद्धांत। अब यहाँ पर देखो संकुल यौगिक है उसके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके लिए देखो जनरली क्या बातें बताई गई है कि जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें जो बहुपरमाणु अणु है उसकी जो व्याख्या है जिस तरह से की जाती है उसी तरह से संयोजकता बंध सिद्धांत आपके संकुल के लिए भी वही बातें कहता है। क्या? एक तो वो इसकी आकृति के बारे में बताएगा, इसमें संकरण किस तरह से होगा उसके बारे में बताएगा, इसमें बंध दूरी भी बताएगा, बंध की प्रबलता भी बताएगा, और साथ में अपन बात करें यहाँ पर इनकी जो रंग की व्याख्या है उसकी भी कुछ हद तक क्या कर देता है, ये व्याख्या कर देता है आपके संयोजकता बंध सिद्धांत है वो इसमें। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर वीबीटी की। तो क्या बताया गया है, एक साइंटिस्ट थे पॉलिन ने क्या किया कि इसकी व्याख्या की और जो संकुल यौगिक है उस पे उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के आधार पर उसने कुछ हाइपोथेसिस दी, कुछ अपनी अभिधारणाएं दी, कुछ अपनी बातें कही, जिनमें मुख्यतः 3 बातें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है जो अपने सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली बात उसने क्या कही, पहली बात उसने इसके लिए कही कि मान लो कोई संकुल है और उसमें क्या आपके उपस्थित है, केंद्रीय धातु है,
संकुल है और उसके साथ क्या उपस्थित है आपका केंद्रीय धातु आयन। अब ध्यान रखना है इस केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या जुड़ता है आपके लिगेंड। तो क्या बताया है कि जितनी समन्वय संख्या में आपके लिगेंड उपस्थित है केंद्रीय धातु आयन उतनी ही संख्या में जो परमाणु कक्षक है उपलब्ध कराएगा। क्या बताया गया है कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन के साथ जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो कितनी समन्वय संख्या में उपस्थित है उतनी ही संख्या में केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल एटम अपने परमाणु कक्षक क्या करेगा आपको उपलब्ध कराएगा। ये इसने पहली बात कही। दूसरी चीज इसमें कही कि यहां पर जितनी संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध होंगे किसके केंद्रीय धातु आयन के उतने ही क्या आके जुड़ेंगे लिगेंड वहां पर आकर अपना बंध निर्माण करेंगे क्योंकि लिगेंड क्या है यहां पर दाता है। दाता कौन है लिगेंड लेने वाला कौन है केंद्रीय धातु आयन। तो ये क्या करेगा उतनी ही संख्या में इसके साथ अपने बंध शेयर करेगा और यहां पर जितने भी बंध बनेंगे या यौगिक बनेंगे सामान्यतः उनका दिशात्मक गुण ज्यादा पाया जाएगा। मतलब उनका 3 डायमेंशन रूप है वो ज्यादा देखने को यहां पर मिलता है। अब इसी के साथ इन्होंने एक चीज और बताई कि जितनी संख्या में लिगेंड भाग ले रहे हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ और बनाने के फलस्वरूप इनके द्वारा जो संकरण प्रदर्शित किया जाता है केंद्रीय धातु आयन के साथ जो संकुल आयन है जो लिगेंड बना रहे हैं ये लिगेंड क्या करेंगे कुछ ना कुछ क्या प्रदर्शित करेंगे संकरण प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर किसका निर्माण कर रहे हैं संकरित कक्षकों का। क्या बताया है कि यहां पर केंद्रीय धातु आयन है वो क्या निर्माण करेगा संकरित कक्षक। संकरित कक्षक बनाता है तो यहां पर क्या प्रदर्शित होगा संकरण होगा। क्या प्रदर्शित किए कि केंद्रीय धातु आयन क्या करेगा संकरित कक्षकों का निर्माण करेगा और संकरित कक्षकों का निर्माण करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ संकरण भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो जो संकरण देखने को मिलता है सामान्यतः जो संकुल यौगिक है उसमें 2 से 3 तरह के संकरण आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको इसमें sp3 संकरण। दूसरी बात करें sp3 D2 संकरण dsp2 संकरण sp संकरण। अब हमको पता है कि सामान्यतः ये जो संकरित कक्षक बने हैं उनमें इस तरह का संकरण देखने को मिलता है। जब यहाँ पर इस तरह का संकरण देखने को मिलता है तो जनरली अपन को पता है कि जब sp3 संकरण होता है तो आपके किस तरह का यौगिक बनाया जाता है चतुष्फलकीय। इस तरह का संकरण देखने को मिलेगा तो अपन बात करें यहाँ पर कैसे होगा अष्टफलकीय। इस तरह का होगा तो अपन बात करें समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार और यहां पर बात करें तो ज्यामिति कैसी बनाई जाएगी यहां पर रेखीय। तो अपन बात करें वीबीटी के अंदर तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी उसमें यही कहा कि केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ लिगेंड आकर जुड़ेंगे
संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। जितने संकृत कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, उतने ही नए संकर कक्षकों का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। केंद्रीय धातु आयन है, उसके द्वारा कोई ना कोई संकरण इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। सामान्यतः sp3, sp3d2, dsp2 और sp संकरण इसमें प्रदर्शित किया जाता है। जहां बात करें अपन sp3 है चतुष्फलकीय, sp3d2 है अष्टफलकीय, dsp2 है समतलवर्गाकार और sp रेखीय। तो इस तरह का संकरण है वो देखने को मिल रहा है। तो ये VBT की जो फर्स्ट हाइपोथेसिस ये थी। अब दूसरी हाइपोथेसिस के बारे में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर दूसरी हाइपोथेसिस है, उसमें ये कहा गया है कि मान लो कोई सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी सिग्मा बंध क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि संकरण के द्वारा जो यौगिक बन रहा है उसमें सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तभी यौगिक के अंदर स्थायित्व आता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के लिए जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, उसके पास जितने रिक्त कक्षक होंगे, रिक्त कक्षक होंगे, उतने ही जो दाता है, डोनर है, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान करेगा, उसके साथ कक्षकों का निर्माण करेगा, बंध निर्माण करेगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी हाइपोथेसिस थी। तीसरी हाइपोथेसिस के अंदर क्या कहा गया है कि यदि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी यदि उपस्थित हो तो क्या बताया गया है कि वहां पर जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसकी तरफ, लिगेंड की तरफ। मतलब लिगेंड के खाली कक्ष हैं उनमें केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरह का जो बंधन होता है उसे पश्च बंधन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी खत्म होती है VBT की 3 तरह की हाइपोथेसिस। अब इसमें अपन आगे बात करेंगे कि किस तरह से जो VBT है वो संकुल यौगिकों के बारे में एक्सप्लेनेशन